एपिसोड 314। बर्फानी आदमी अंदर कूदा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। इस महदूद जगह उस खूंखार दरिंदे का मुकाबला मुश्किल था। मैंने देखा वो सीने में शॉटगन का जख्म खाकर भी कितनी देर तक जिंदा और मुतहरिक रहा था। फौरन ही मुझे एहसास हुआ कि गोली जैनी ने नहीं चलाई थी, फायर कहीं और से हुआ था और बिल्कुल नजदीक से हुआ था। बर्फानी आदमी नीचे गिरा और साकित हो गया। मैंने जैनी से पिस्तौल लेकर उसका रुख बर्फानी आदमी की तरफ कर दिया। जब मैंने जैनी से पिस्तौल लिया तो मुझे एहसास हुआ कि वो कांप रही थी। खौफ उस पर इतना गालिब आया कि वो फायर ही ना कर सकी। उसी लम्हे ऊपर से एक सांप आकर अंदर गिरा। जैनी ने चीख मारी। इससे पहले कि वो दूसरी चीख मारती मैंने उसका मुंह दबोच लिया, क्योंकि अंदर आकर गिरने वाली शायद सांप नहीं बल्कि रस्सी थी। ऊपर से किसी ने सरगोशी में कहा, जल्दी ऊपर आ जाओ, वक्त नहीं है, यहाँ और भी बर्फानी आदमी है। मैं बोलने वाले की आवाज शनाख्त नहीं कर सका, क्योंकि वो डेविड शाह के साथियों में से नहीं था। वो नजर नहीं आ रहा था। बर्फानी आदमी बर्फ के ढेर पर गिरा था और जब वो सुर्ख होने लगा तब मुझे दुरुस्त तौर पर पता चला कि गोली उसके सर में लगी थी और वो नीचे गिरने से पहले ही मर चुका था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो कलाबाजी खाकर नीचे कूदा हो। उसके सर से बहने वाला खून बर्फ पर फैल रहा था। शुक्र है गोली चलाने वाले ने उसके सर का निशाना लिया, वरना वो इतनी जल्दी और आसानी से मरने वाली मखलूक नहीं थी। मैंने रस्सी पकड़ी और एक लम्हे को सोचा, फिर ऊपर चढ़ने लगा था कि जैनी चिमट गई। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? तुम पीछे आओ। बोलने वाला हमारे साथियों में से नहीं है, ये कोई और ही शख्स है। जैनी ने सर हिलाया और मुझे छोड़ दिया। मैं ऊपर चढ़ा और 1 मिनट बाद मैं कुएं के किनारे पर था। मैंने बाहर झांका तो एक शख्स मुझे पास ही लेटा हुआ नजर आया। उसने आहिस्ता से कहा, उठना मत और ज्यादा हरकत मत करना, इसी तरह लेटे लेटे ऊपर आ जाओ। वो इंग्लिश बोल रहा था मगर उसका लहजा मकामी था। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और सांप की तरह रेंग कर चट्टान पर आ गया। मैंने भी सरगोशी की, तुम कौन हो? जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन मैं दोस्त हूं। तुम्हारे साथ और कोई भी है? हाँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मेरे बाद जैनी ऊपर आ रही थी। मैंने उसे भी वही कहा जो उस आदमी ने मुझसे कहा था। जैनी ने पूछा, ये कौन है? मैं नहीं जानता और खामोश रहो, यहाँ मजीद बर्फानी आदमी मौजूद है। वो सहम गई। बासु कहाँ है? यहाँ से वो चट्टान नजर नहीं आ रही थी जिस पर बासु को छोड़ा था। मेरे पास लेटे आदमी के हाथ में खुद का राइफल थी और उस पर एक छोटी दूरबीन भी फिट थी। उसका जर्दी माल शीशा बता रहा था कि ये नाइट विजन भी थी और वो शायद उसी की मदद से देख रहा था, क्योंकि उसकी आंख दूरबीन से लगी थी। फिर उसने कान पर उंगली रखकर आहिस्ता से कहा, वो महफूज है, मेरे पास है। ओके, हम आते हैं। तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे साथ आओ। उसने मेरी बात नजरअंदाज की और लेटे लेटे दूसरी तरफ मुड़ गया। मैंने उसे बाजू से पकड़कर रोका। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन हो तुम। जवाब में उसने अपना दस्ताना पोश हाथ मेरे सामने कर दिया। चांदनी पर दस्ताने में एक नाम लिखा था। मैं कुछ लम्हे के लिए दंग रह गया। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने चलना है तो चलो, हम कहीं नहीं जाएंगे। जैनी ने तुम लहजे में कहा, आहिस्ता बोलो। उस आदमी ने घबरा कर कहा, बर्फानी आदमी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, उन्होंने सुन लिया तो हम सही सलामत यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। जैनी, हमें जाना होगा, मेरा ख्याल है डेविड शाह और दूसरे यहाँ से जा चुके हैं। मैंने अचानक कहा, इतनी जल्दी? वो कैसे? उसने मशकूक लहजे में पूछा। ऐसे, मैंने कहा और कोहनी उसकी कनपट्टी पर मारी। वो बेसुध हो गई। मैंने पलटकर उसे अपनी पुश्त पर लाद लिया और उस आदमी से कहा, चलो यहाँ से। उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और आगे रेंगने लगा। मैं उसके पीछे था। शुरू में बड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि जैनी को पुश्त पर लाद कर रेंगना आसान काम नहीं था, मगर किसी न किसी तरह उसे पुश्त पर रखने में मैं कामयाब रहा। इस दौरान में दूसरा आदमी भी नजर आ गया। वो एक उभरी हुई चट्टान के पीछे मोर्चा लगाकर बैठा था। उसके हाथ में राइफल थी और शायद स्नोमैन पर उसी ने फायर किया था। हमारे नजदीक आते ही वह हमारे साथ हो गया। वो अकब से जैनी को मेरी पुश्त पर रहने में मदद दे रहा था। हमारा रुख शुमाल की तरफ था। तकरीबन 100 गज के बाद हम नीचे उतर गए। पहले वो दोनों नीचे गए और उन्होंने जैनी को सहारा देकर उतार लिया। मैं खुद उतर आया। यह राहदारी सी थी। दूसरे आदमी ने जैनी को पुश्त पर लाद लिया और पहले ने पूछा, ये कौन है? डेविड शाह की बेटी। डेविड शाह की बेटी? वो चौंका। तब कैसे साथ ले जाना मुनासिब होगा? मुनासिब तो शायद ना हो, लेकिन इसे यहाँ इस हाल में छोड़कर जाना भी मुनासिब नहीं है। इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। चलो ठीक है, ले चलते हैं इसे भी साथ। हमने चलना शुरू किया तो मैंने पूछा, हमें कहाँ जाना है और वो कहाँ है? दूर जाना है। वैसे तुम किसकी बात कर रहे हो? जिसका नाम तुमने दस्ताने पर दिखाया है, वो भी वही है। करीब से उन्हें देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो गोरखा या उससे मिलती जुलती किसी नस्ल से ताल्लुक रखते थे। जिस्मानी लिहाज से वो तनोमन और मजबूत थे। इस तरह के नक्कुश के हामिल अफराद उस सारे रीजन में पाए जाते हैं। ये नक्कुश मेरे जाने पहचाने थे, इसलिए भी मैंने उन पर एतबार किया। दूसरे में वैसे दुश्मन की कैद में था। नीचे आने के बाद उन्होंने महदूद रोशनी वाली टॉर्चें ऑन कर ली और हम उनकी रोशनी में सफर करने लगे। राहदारी बारी बारी मुख्तलिफ दौराहों और बाज़ मकामात पर सराहों से गुजर रही थी। इसके बावजूद बगैर झिझके जितनी तेजी से रास्ते अख्तियार कर रहे थे, उससे लग रहा था कि उन्हें रास्तों का अच्छी तरह इल्म था। इसलिए उन्होंने कहीं भी रुक कर रास्ता सोचने या कोई नक्शा देखने की कोशिश नहीं की।
وہ روانی سے چل رہے تھے۔ برفانی آدمیوں کو سن کر مجھے باسو کا خیال آیا کہ وہ اوپر تھا اور پوری طرح فٹ بھی نہیں تھا۔ وہ یقیناً برفانی آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا ہوگا اور اسے اپنی مہلک گن چلانے کا موقع بھی نہ ملا ہوگا۔ مجھے افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا، تم ہماری آمد سے کیسے واقف ہوئے؟ ایک فرد مستقل یہاں موجود رہتا تھا، اس سے ہمیں پتہ چلا، پھر کچھ وقت لگا ہم دونوں کو آنے میں۔ میں چونکا۔ نگران وہاں موجود ہے؟ نہیں، جب ہم وہاں پہنچے تو برفانی آدمی اسے مار چکے تھے۔ ہمیں ذرا تاخیر ہوئی، اگر ہم چاہتے تو انہیں مار سکتے تھے، مگر تمہاری وجہ سے ہم نے ہنگامہ آرائی مناسب نہیں سمجھی، اسی وجہ سے ہم کامیاب بھی ہوئے، ورنہ برفانی آدمی خاصے زیادہ تھے، شاید درجن سے بھی اوپر۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم اس کنویں میں گر گئے تھے؟ بندر نما جانوروں نے رہنمائی کی، لیکن جب تک ہم تمہاری مدد کو آتے ایک برفانی آدمی وہاں نکلا، اس نے بھی بندروں کی موجودگی سے اندازہ لگایا کہ کوئی کنویں میں ہے۔ این اس وقت جب وہ اندر کودنے والا تھا تو سونیا نے فائر کر دیا۔ سونیا؟ میرا بھائی۔ اس نے زینی کو اٹھانے والے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا نام رونی ہے۔ سونیا رونی ہے؟ یہ تو خاصا مشکل نام ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سونی اور رونی کہا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں؟ 1 درجن افراد تھے، اب 9 باقی رہ گئے ہیں، 3 مارے جا چکے ہیں، ایک کو برفانی آدمی نے مارا، باقی 2 راستے میں حادثات کا شکار ہوئے تھے۔ تم لوگوں کا واسطہ بھی برفانی آدمیوں سے پڑا تھا؟ نہیں، ہم دوسرے راستے سے آئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے برفانی آدمی ان چٹانوں تک آتے ہیں کیونکہ جب ان کے پاس خوراک کی قلت ہوتی ہے تو یہاں خوراک لینے آتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے وہ وادی میں اتر کر خوراک لیتے ہیں؟ ہاں، شاید وہ وادی سے ہی لیتے ہیں، نیچے اترتے ہیں یا درمیان سے کہیں سے لیتے ہیں۔ تم یہاں کب سے ہو؟ ہمیں آج آئے ہوئے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے۔ میں مزید چونکا۔ تم جانتے تھے کہ ہم یہاں آ رہے تھے؟ اس نے سر ہلایا۔ خاص طور سے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ بھی آ رہے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مگر میں نے اس سے کچھ نہ کہا۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے تھے اور میرا اندازہ تھا کہ ہم اس جگہ سے کوئی 2-2.5 میل دور نکل آئے تھے۔ ہمارا رخ مزید شمال کی طرف تھا۔ ایک جگہ رسی کی سیڑھی اوپر جا رہی تھی، اس سے ہم چٹانوں پر چڑھے اور کچھ 100 گز کے بعد دوبارہ نیچے اتر کر اسی طرح کی راہداریوں میں سفر کرنے لگے۔ شاید دوسری طرف جانے کا زمینی راستہ بہت طویل تھا، اس لیے شارٹ کٹ بنایا گیا تھا۔ زینی کو اس شارٹ کٹ سے لے جانا کسی قدر مشکل ثابت ہوا۔ اس کا وزن پہلے کوئی 65 کلو گرام کے آس پاس تھا اور اس نے خاصا وزنی لباس اور دوسری چیزیں زیب تن کر رکھی تھی۔ مجموعی طور پر وہ کوئی 75 کلو کے قریب تھی۔ میرے پاس گھڑی نہیں تھی۔ دوسری طرف اتر کر میں نے وقت پوچھا تو رونی نے جواب دیا، 11:15 بج رہے ہیں۔ تم لوگوں کا اپنی پارٹی سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ ریڈیو سے۔ مارے جانے والے کے پاس بھی ریڈیو تھا؟ ہاں، لیکن شاید اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ برفانی آدمی نے اچانک حملہ کیا تھا، اس کا ریڈیو بھی تباہ کر دیا تھا۔ حملہ کس وقت کیا؟ جب تم لوگ پہنچے اس کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے حملہ کیا ہوگا، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو اسے مرے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اسی سے ہمیں برفانی آدمیوں کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ انہوں نے میری ایک ساتھی عورت کو اغوا کر لیا، ایک آدمی کو مار دیا۔ رونی چونکا۔ عورت کو اغوا کیا ہے؟ اس کے ساتھ زیادہ برا ہو سکتا ہے، یہ ہماری عورتوں کو بھی اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ تمہاری عورتیں؟ کیا تمہارا تعلق کوئی شمالی علاقے سے ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ہم یہاں سے 6 دن کی مسافت پر رہتے ہیں اور پیشہ ور گائیڈ ہیں۔ میرے تو خیال میں تم پیشہ ور گائیڈ سے کچھ بڑھ کر ہو۔ میں نے اس کی رائفل کی طرف دیکھا، تمہارے بھائی کا نشانہ لاجواب ہے، اس نے ایک ہی گولی میں اس درندے کو مار گرایا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے پوچھا، اگر آپ تھک گئے ہیں تو ہم کچھ دیر رک سکتے ہیں۔ ہمیں مزید کتنی دور جانا ہے؟ تقریباً اتنا ہی اور چلنا ہے۔ خاص تھکن تو نہیں ہے، اگر تم رکنا چاہتے ہو تو رک جاؤ، ہم تو وزن اٹھا کر چلنے کے عادی ہیں۔ رونی نے کہا۔ اس کا بھائی سونی نہایت کم گو تھا، اس نے اس دوران میں صرف چند الفاظ ہی کہے تھے اور وہ بھی اپنی زبان میں، جس کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑا تھا۔ جب میں نے برفانی آدمی کو ایک ہی گولی میں مار گرانے پر اس کی تعریف کی تب بھی اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس پورے سفر کے دوران میں وہ زینی کو اٹھائے رہا اور اس نے ایک بار بھی تھکن ظاہر نہیں کی۔ میں نے کہا، تب چلتے رہو اور اگر میں محسوس کروں گا تو بتا دوں گا۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور اتنا ہی سفر باقی تھا۔ میرا خیال تھا دوسری پارٹی اس جگہ موجود تھی جہاں وادی میں جانے والا راستہ اترتا تھا۔ اس وقت تک ہم خطرے سے دور نکل آئے تھے کیونکہ اب وہ آواز دبا کر بات نہیں کر رہا تھا بلکہ نارمل آواز میں بول رہا تھا۔ اس طرح چلنے کے دوران پیدا ہونے والی آہٹوں کو بھی دبا نہیں رہا تھا، مگر ان کے پاس بولنے کو زیادہ نہیں تھا اور اب خاموشی تھی۔ خاموش رہ کر سفر کرنے میں بوریت ہوتی ہے، اس لیے میں نے برفانی آدمی کا موضوع چھوڑ دیا۔ تم نے بتایا ہے کہ یہ تمہاری عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ کیوں؟ مجھے صحیح سے تو نہیں پتا کیونکہ کبھی ان کے پاس نہیں گئے، مگر میرے بزرگ کہتے ہیں کہ برفانی آدمی عورتوں سے نسل کشی کا کام لیتا ہے۔ میں چونکا، لیکن ان میں مادائیں بھی تو ہوتی ہیں۔ ہاں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کی مادائیں اکثر بانجھ ہوتی ہیں اور بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے یہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہماری عورتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ ہمالیہ کے مختلف علاقوں میں لوگ ان شادی شدہ عورتوں کو جن کے شوہر مر جائیں یا انہیں چھوڑ جائیں بھیٹ کے طور پر برفانی آدمیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھیٹ کے مندر بنا رکھے ہیں جہاں ان عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور برفانی آدمی انہیں وہاں سے لے جاتے ہیں۔
कोई इंसान इस मौसम में जिंदा रह सकता है जिसमें ये जिंदा रहते हैं? क्या कह सकते हैं? हो सकता है आम इंसान भी उनके साथ रहकर इस काबिल हो जाता हो कि इस मौसम में जिंदा रह सके। रोनी ने कहा। वो लहजे से पढ़ा लिखा लग रहा था। उसकी अंग्रेजी भी बहुत साफ थी। मेरे पूछने पर वो हंसकर बोला, स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। हाँ, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना आती है। मैंने अंग्रेजी अदब भी पढ़ा है। यहाँ आने वाले अपने साथ जो किताबें और रिसाले लाते हैं, मेरा शौक देखते हुए जाते हुए मुझको दे जाते हैं। गुड, यानी तुम सेल्फ मेड आदमी हो। मैंने उसकी तारीफ की तो वो खुश नजर आने लगा। रोनी और सोनी का कबीला मज़ाहिर परस्त था और ये पहाड़ों को खुदा करार देते थे। उनके बाकी रस्म और रिवाज किसी कदर हिंदू मत से मिलते जुलते थे और कुछ बुद्ध मत के करीब थे। एक औरत कई आदमियों की बीवी हो सकती थी क्योंकि यहाँ औरतों की किल्लत थी और उसकी वजह बर्फानी आदमी नहीं बल्कि उनका लालच था। ये पैसे के एवज अपनी औरतें और लड़कियां बेच देते थे। इस मामले में माँ और दूसरे बड़े रिश्तों की तमीज भी नहीं थी। माँ खाला और फुप्पी तक को फरोख्त कर देते थे। उससे बड़ी उम्र की खवातीन का कोई खरीदार नहीं था, वरना ये नानी दादी भी बेच डालते। मुझे ये सुनकर अफसोस से ज्यादा कोफ्त हुई। पूरे हिमालय रीजन में औरत की तस्दील राइज थी। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी शुमाली इलाके में औरतों की खरीदो फरोख्त आम थी। मैं चुप हो गया तो आहिस्ता से बोला, शायद तुम्हें औरतें बेचने वाली बात अच्छी नहीं लगी। शायद नहीं, यकीनन मेरे नजदीक औरत मोहतरम हस्ती है और इसे फरोख्त करना उसकी इंतहाई तजलील है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ और हमारे यहाँ नौजवान नस्ल में इसके खिलाफ बगावत रिवाज पा रही है। शायद आने वाले वक्त में हम इस लानत से निजात हासिल कर सकें। तुम लोगों को बगावत करनी चाहिए। गौर करो, इस तरह से औरत बेचकर तुम लोग अपनी नस्ल की बेखकनी कर रहे हो। आदमी की नस्ल को औरत ही पैदा करती है और परवान चढ़ाती है। तुम ठीक कह रहे हो। इस वक्त मेरे कबीले में यह हाल है कि 5000 की आबादी में सिर्फ 1200 औरतें हैं। कई नौजवान मर्द औरत के बगैर हैं और शायद हमें बाहर से औरत खरीद कर लानी पड़े। खरीदो भी मत, वरना लानत कभी खत्म नहीं होगी। तुम खुद सोचो, तुम खरीदोगे तो कोई ना कोई बेचेगा, फिर वो तुम्हारे कबीले से औरत खरीदने आएगा। असल में सिस्टम में फायदा मालदार लोग उठाते हैं। वो पैसे के बल पर कई औरतों पर काबिज हो जाते हैं और उनकी वजह से कई अफराद महरूम रह जाते हैं। इसलिए सिरे से खरीदो फरोख्त होनी ही नहीं चाहिए। इस खत्ते में वैसे भी लड़कियां कम ही जवान उम्र को पहुंचती हैं। बचपन में मरने वाले बच्चों में अक्सरियत लड़कियों की होती है। ये भी ठीक है, मगर हमारे बुजुर्ग इस सिस्टम को तब्दील करने पर रजामंद नहीं है। ये काम तुम नौजवानों का है कि उन्हें मजबूर करो। हर जगह तब्दीली नौजवान ही लाते हैं। इस गुफ्तगू में मजीद 1 घंटा गुजर गया और इस दौरान में ज़ैनी कसमत आने लगी। इसलिए हम रुक गए और फिर उसे होश में लाने की कोशिश की, जो थोड़ी देर में कामयाब रही। मेरे वार ने उसका दिमाग अंदर से हिला दिया था, इसलिए होश में आने के बाद भी उसे कुछ देर शदीद दर्द रहा। वो सर पकड़कर मुझे सुनाती रही। मैं खामोश रहा। उसे हक था। अलबत्ता जब मैंने महसूस किया कि वो ठीक हो गई है तो मैंने हाथ उठाकर कहा, बस तुमने बदला ले लिया, अब बोलोगी तो मैं जवाब देने का हक रखता हूँ। आखिर क्यों? अगर मैं तुम्हें जुबान से कायल करने की कोशिश करता या पिस्तौल से धमकाता तो तुम मज़ाहमत करती, और उस वक्त बर्फानी आदमियों का शदीद खतरा था। हमें फौरी वहां से निकलना था, इसलिए यही तरकीब समझ में तुम्हें खामोश कराने की। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर जरूर लब बोली, जालिम, वहशी कहीं के। हालांकि मैं ऐसा हूं नहीं। मैं तुम्हें वहीं छोड़ा था, मगर मुझे खतरा था कि तुम बर्फानी आदमियों के हत्थे न चढ़ जाओ। अभी उनके बारे में जो मालूम हुआ है वो कहीं ज्यादा तशवीशनाक है। अगर तुम उनके हाथ लग जाती तो तुम्हारे मर्दों के हवाले से तमाम अरमान पूरे हो सकते थे। क्या मालूम हुआ है? यही कि ये इंसानी औरत से नस्ल कशी का काम लेते हैं। ओह नो, तब तो उषा की खैर नहीं है। वो काम गई। मैंने नफी में सर हिलाया। तुम भूल रही हो, वो जहरीली है। बर्फानी आदमी उसके पास आकर नहीं बच सकता और ना ही वो मां बन सकती है। मगर वो उनकी दरिंदगी का शिकार तो हो सकती है। उसे बस अल्लाह ही बचाए। सच्ची बात है, उसका कड़ा मिलने के बावजूद मुझे उसकी जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है। ज़ैनी खुश थी कि उषा की जिंदगी की उम्मीद कम है और वो उस खुशी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उषा जिंदा थी या नहीं, लेकिन ज़ैनी के लिए मेरे रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए मुझे उसकी खुशी से भी कोई गर्ज नहीं थी। ज़ैनी अब अपने बारे में फिक्रमंद थी। तुम इन लोगों के साथ क्यों जा रहे हो? ये तो दुश्मन भी हो सकते हैं। ये दुश्मन नहीं है, और अगर है भी तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुम लोगों का भी तो कैदी ही था। वो मुझे घूरने लगी। तुम कुछ जानते हो जो मुझसे छुपा रहे हो? जो जी चाहे समझो और अब खड़ी हो जाओ। हमें खासा सफर करना है। मैं नहीं जाऊंगी। क्या मैं तुम्हारी कैदी हूं? मर्जी है तुम्हारी। नहीं जानती कि कहाँ जाओ। मर्जी तुम्हारी। तुम नहीं जानती कि कहाँ हो और ना तुम्हारे पास हथियार या कोई दूसरी चीज है। बैठी रहो या जिस तरफ जी चाहे निकल जाओ। अच्छा है, मेरा एक दर्द सर तो कम होगा। मैं चलने लगा तो रोनी और सोनी भी मेरी देखा देखी चल पड़े। ज़ैनी कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठकर पीछे लपकी। तुम सचमुच वहशी हो। तुम में तो कोई हिस्सी नहीं है। तुम्हारे भले को कह रहा था। अब भी वक्त है, वापस चली जाओ। इन चट्टानों से होती हुई तुम उन तक पहुंच जाओगी, बशर्ते कि वो सही सलामत हो। तुमने भी देख लिया था कि बर्फानी आदमी वहां पहुंच गए थे। वो चलने में खड़ी हिचकिचाती रही, फिर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर मैं कैदी नहीं होंगी। अपनी हद तक मैं यकीन दिलाता हूँ, लेकिन जहां जा रहा हूं वहां तुम्हारे साथ कोई और सलूक हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। क्यों? मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूं ना, मैं किसी और को नहीं जानती।
فی الحال میں اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا تو کسی اور کی کہاں سے لوں گا؟ تم نے چلنا ہے تو انہی شرائط پر چل سکتی ہو، ورنہ مرضی ہے تمہاری۔ وہ کچھ دیر کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی، پھر سر ہلا کر آگے بڑھی۔ رونی اور سونی آگے تھے، وہ میرے ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس سے سرگوشی کی، تم میں عورت سے متاثر ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، پلیز لیو دس ٹاپک۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو؟ کاش کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا۔ کیا تم چپ نہیں رہ سکتی؟ یہ سوچو کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میں نے پیشہ اختیار کیا تھا تبھی سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ آگے کیا ہوگا، زندہ رہوں گی یا ماری جاؤں گی، اس کے علاوہ تیسری صورت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شش! اچانک رونی نے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی ہم رک بھی گئے۔ وہ کان لگا کر سن رہا تھا جبکہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زینی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، اسے بھی کچھ سنائی نہیں دیا تھا، مگر رونی اور سونی کچھ سن رہے تھے۔ وہ چوکنا ہو گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے، پھر وہ دبے قدموں آگے بڑھے اور ہمیں بھی اشارہ کیا کہ قدموں کی آہٹ نہ ہو۔ میں اور زینی بھی دبے قدموں آگے بڑھے، کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ میرے کانوں نے مخصوص چٹکانے والی آوازیں سن لی۔ یہ آوازیں وہی بندر نما مخلوق نکال رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہمیں بے گناہی سنسار کر رہی تھی۔ وہ کہیں آگے موجود تھے۔ چاند اب مغربی افق کی طرف جھک گیا تھا، اس لیے بند جگہوں پر اس کی روشنی براہ راست نہیں آ رہی تھی، مگر کسی قدر اجالا تھا۔ البتہ جس کھلی جگہ ہم پہنچے وہاں چاند کی روشنی تھی، اور اس روشنی میں بے شمار بندر نما مخلوق کسی شے پر جمع تھی اور اس پر ٹوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ نوچ کھسوٹ رہے تھے اور ملنے والی چیز جلدی جلدی کھا رہے تھے، کیونکہ ایک کے ہاتھ میں دیکھ کر کئی دوسرے اس پر جھپٹتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، اور ایک طرف سے مزید بندروں کی آمد جاری تھی۔ درمیان میں موجود چیز پر ان کا مزید ہجوم آ رہا تھا، اس لیے وہ بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ بندر ایک دوسرے پر چڑھے چلے جا رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو نوچ کھسوٹ بھی رہے تھے، مگر ان کی لڑائی صرف کھانے کے لیے تھی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ میں نے رونی کو اشارے سے پیچھے کیا اور اس کے کان میں بولا، اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ نہیں، اسی راستے سے جا سکتے ہیں یا پھر باہر نکل جائیں، مگر اس صورت میں دوبارہ اندر آنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ ان کو ڈرا دھمکا کر؟ ہرگز نہیں، یہ بہت ڈھیٹ مخلوق ہے، تم نے دیکھا نہیں وہ جسے کھا رہے ہیں وہ ایک برفانی آدمی ہے، یہ زیادہ ہو تو اسے بھی مار دیتے ہیں۔ میرے جسم میں خوف کی سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں برفانی آدمی کو نہیں دیکھ سکا تھا، مگر رونی نے دیکھ لیا تھا۔ تب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم واپس جائیں اور راستہ صاف ہونے کا انتظار کریں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر ہم اسے استعمال کریں تو ان سے کچھ دیر کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ رونی نے یہ کہتے ہوئے اپنے بیگ سے ایک گیس اسپرے برآمد کیا کہ اس کی بو سے بھاگتے ہیں۔ ایسے کتنے اسپرے؟ ایک اور ہے۔ وہ میں نے لے لیا اور اس سے کہا، میں اور تم ایک ایک سمت ہوں گے، سونی اور زینی درمیان میں ہوں گے۔ یہ بتاؤ بوتل میں اسپرے کتنی دیر کا ہے اور ایک اسپرے کتنی دیر تک کرنا ہوگا؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم۔ اس میں 2 منٹ کا اسپرے ہے۔ ہمیں برفانی آدمی کی لاش سے دور دور سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ اس کی طرف سے بے فکر رہیں، اور ہم لاش سے دور رہیں گے تو ہماری طرف آنے والوں کی تعداد بھی کم ہوگی۔ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ شاباش! زینی کی خبردار کرنے والی آواز آئی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو کئی بندر ہماری طرف آ رہے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے ہماری آوازیں سن لی تھی یا بو سونگھ لی تھی، مگر انہیں ابھی ہماری موجودگی کا یقین نہیں تھا۔ زینی نے آواز دے کر اپنی موجودگی ثابت کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ان بندروں نے خبردار کرنے والے انداز میں چلانا اور ہماری طرف منہ کر کے چٹکتی آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ میں اور رونی تیزی سے آگے آئے اور اس کھلی جگہ میں گھستے ہوئے بندروں کی طرف پہلا اسپرے کیا۔ فوراً ہی تیز چپتی ہوئی ناگوار بو میری ناک سے ٹکرائی۔ بندر اس سے زیادہ الرجک تھے، وہ تیزی سے پیچھے ہٹے۔ زینی، میرے رونی کے درمیان میں آ جاؤ، مجھے پستول دو، اس نے میرے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ بیکار ہے، تعداد دیکھ رہی ہوں ان کی۔ اتنی دیر میں لاتعداد بندر ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور جو برفانی آدمی کی لاش سے چمٹے نہیں تھے وہ سارے کے سارے ہماری طرف آنے لگے۔ یہ کھلی جگہ تھی جس میں دائرے میں دیواریں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم ان دیواروں کے ساتھ لگ کر آگے بڑھنے لگے۔ زینی اور سونی ہماری اوٹ میں تھے۔ رونی نے سونی سے کچھ کہا، اس نے اپنی رائفل کا رخ اوپر کی طرف کر دیا کیونکہ بے شمار بندر ہمیں دیکھتے چٹانوں پر چڑھ گئے تھے اور اس کا خطرہ تھا کہ وہ اوپر سے حملہ نہ کر دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک بندر نے اوپر سے چھلانگ لگائی، مگر سونی نے ایک ہی فائر میں اس کے چیتھڑ اڑا دیے۔ اس کمبخت کا خون اور دوسری باقیات ہم پر گری۔ میں نے زیر لب بندر کو کوسا جو مرتے مرتے بھی ہمیں گندا کر گیا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر ایک کسی قدر نزدیک آنے والے بندر پر آگے ہو کر اسپرے کیا۔ اس نے براہ راست اسپرے کا مزہ چکھا جو یقیناً مزیدار نہیں تھا، کیونکہ اس نے چٹکنے کے ساتھ زمین پر لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر باقیوں نے عبرت پکڑی اور فوراً اسپرے سے محفوظ فاصلے پر چلے گئے۔ رونی نے کہا، یہ اچھی بات ہے، اب نزدیک آنے والے بندر پر براہ راست اسپرے کرنا ہے۔ ہم دیوار سے لگ کر اور برفانی آدمی کی لاش سے دور ہو کر گزر رہے تھے، مگر جب بندر کو براہ راست اسپرے لگا اور اس نے شور کیا تو لاش پر موجود بندر بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس دیو ہیکل اور طاقتور مخلوق کا کیا حال کیا تھا۔ وہ اس کے سینے اور سر سے تقریباً تمام گوشت نوچ کر کھا چکے تھے اور اوپری حصہ ڈھانچہ کر دیا تھا۔ اب وہ اس کے پیٹ اور پسلیوں کے اندر موجود چیزیں نکال کر کھا رہے تھے۔ پیروں اور کونوں کا بھی خاصا گوشت غائب تھا۔ شاید مشکل سے آدھے گھنٹے میں وہاں صرف اس کا ڈھانچہ رہ جاتا۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ خالی جگہ سے گزر کر دوسری طرف موجود راہداری تک جانے میں ہمیں 2 بار اور بندروں پر اسپرے کرنا پڑا، اور اس کا نتیجہ مفید نکلا۔
सोनी, रॉनी और जैनी वैसे ही ऊपर की तरफ से होशियार थे। राहदारी में आने के बाद हम कुछ देर तो होशियार होकर उल्टे कदमों चलते रहे और जब जरा दूर निकल आए तो हमने सीधे होकर दौड़ लगा दी। उस वक्त भी बंदा शोर मचा रहे थे। वो चट्टानों के ऊपर भी थे। वो रफ्तार में हमारा पीछा नहीं कर सकते थे। मुझे हैरत थी कि तेज रफ्तार बर्फानी आदमी उनसे शिकस्त कैसे खा गया। वो बेशक उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, मगर वहां से भाग तो सकता था। शायद उसे कोई ऐसी चोट आई थी कि वो भाग न सका और बंदरों ने उसको गिरा लिया। कोई 10 मिनट बाद हम रुके क्योंकि अब बंदरों की आवाजें मौदूम हो गई थी। वो खासा पीछे रह गए थे। रुककर अपना सांस दुरुस्त करते हुए हम अब आम रफ्तार से चलने लगे। मैंने रॉनी से पूछा, अब कितनी दूर जाना है? ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। रॉनी का कहना दुरुस्त साबित हुआ और हम 15 मिनट में चट्टानों के अंदर उस बड़े से गार तक पहुंच गए। वहां निस्तर्जन अफराद के साथ वो शख्स मौजूद था जिसका नाम उर्दू जुबान में रॉनी के दस्ताने पर लिखा हुआ था और मैं उसकी तहरीर को भी पहचानता था। तहरीर राजा उमर दराज की थी और वो बजाते खुद वहां मौजूद था। इस पूरे सफर के दौरान में मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि राजा उमर दराज इंडिया या वादी की तरफ महवे सफर होगा। मुझे यकीन था कि वो अपने महल में बिस्तर अलालत पर दराज होगा, पर वो यहाँ मौजूद था। जब रॉनी ने दस्ताने पर मुझे उसका नाम दिखाया और मैंने उसकी तहरीर को भी पहचान लिया, तब भी मुझे मुकम्मल यकीन नहीं आया था कि वो यहाँ मौजूद होगा। मुझे देखते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और पुरजोश अंदाज में मुझे अपने सीने से लगा लिया। शहबाज, मेरे बेटे कैसे हो? चंद दिन पहले सेक्रेटरी बेग ने मुझे जिल्लत आमेज और तकरीबन दुश्मनाना अंदाज में महल से रुखसत किया था, तो मेरे दिल में राजा के लिए मौजूद सारा मकाम जैसे खत्म सा हो गया था और मैंने सोच लिया था कि जब अपने मसाइल से निमट लूंगा तब भी राजा से ताल्लुक इस्तेवार करने की कोशिश नहीं करूंगा, और अगर उसकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश हुई तो उसे नजरअंदाज कर दूंगा। वो मेरे लिए भूली बिसरी याद बन जाएगा। उसके बाद मुश्किलात का ऐसा दौर शुरू हुआ कि मुझे राजा तो क्या बल्कि अपने साथियों के बारे में भी सोचने का वक्त कम ही मिला। वादी के पास आकर मुझे कई मौक़ों पर राजा उमर दराज का ख्याल आया, लेकिन यह ख्याल उसके साथ किए सफरों के बारे में था। मेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं आई थी, मगर वो गैर मुतवक्को तौर पर मुझसे पहले से यहाँ मौजूद था। रॉनी का कहना था कि वो एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हुआ यहाँ आ चुके थे और उस वक्त शायद मैं अफगानिस्तान में था और मुझे इंडिया लाने की तैयारी की जा रही थी। गोया जिस वक्त सेक्रेटरी बेग ने मुझे जलील करके महल से निकाला, तब तक राजा वादी की मुहिम पर रवाना हो चुका था या उसके लिए पर तोल रहा था। यानी बेग ने मुझसे राजा की बीमारी के बारे में झूठ बोला कि वो किसी से नहीं मिल सकता। वो कैसे मिलता जबकि वो महल में था ही नहीं? अगर राजा छुप कर गया था तो दुश्मनों से छुप कर गया था। मुझसे छुपाना और फिर ऐसा सलूक करना समझ से बालातर था। अगर बेग का मकसद सचमुच मेरी तस्दील नहीं थी, तब भी उसने मुझे खिलौने की तरह बरता, और ये भी कोई इज्जत वाली सूरत नहीं थी। बेशक राजा मेरा मोहसिन और बड़ा था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरे साथ कोई भी सलूक करने के लिए आज़ाद हो। मैं अपनी जिल्लत नहीं भूल सकता था। यही वजह है कि जब राजा उमर दराज ने मुझे सीने से लगाया तो उसकी गर्मजोशी मेरे अंदर मौजूद सरमोहरी को जरा भी पिघला न सकी और मैं जवाब में बिल्कुल साकित खड़ा रहा। जल्दी उसने भी ये बात महसूस कर ली और किसी कदर झेप कर पीछे हुआ। तभी मैंने सर्द लहजे में कहा, आपके सामने हूं और उस जगह मौजूद हूं जहां आप और डेविड शाह मुझे लाना चाहते थे। दूसरे लफ्जों में मैंने उसे जता दिया कि अब मेरे लिए उसकी हैसियत तकरीबन डेविड शाह जैसी है। इस बार राजा उमर दराज का कमजोर चेहरा फीका पड़ गया। उसने सर हिलाया, हाँ अब तुम यहाँ हो। फिर उसने जैनी की तरफ देखा, डेविड शाह की बेटी, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? आपके सेक्रेटरी ने मुझे इन लोगों के हवाले किया था। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, शहबाज बेटे मेरी बात सुनो। राजा साहब, जब आप मुझे बेटा कहते थे तो मुझे खुशी होती थी, मगर इस वक्त मुझे इस तखातुब से उलझन हो रही है। बराए मेहरबानी मुझे मेरे नाम से मुखातिब करें। वहां मौजूद अफराद में सिर्फ 2 अफराद थे जो सूरत से बरसगीर के मैदानी इलाकों के रहने वाले लग रहे थे। बाकी सबकी सूरतें रॉनी और सोनी से मिलती जुलती थीं। कुल मिलाकर 9 अफराद थे। उनके पास खासा साजो सामान नजर आ रहा था। राजा ने उन 2 में से एक किसी कदर तवील कामत की तरफ देखा और आंखों से कोई इशारा किया तो उसने सबको फौरन हुक्म दिया, यहां से चलो। यह तखलिया वाली बात थी, मगर जब रॉनी ने सैनी का बाजू पकड़ा तो मैंने कहा, यह मेरे साथ है। शहबाज, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। ये यहीं रहेगी, वरना मैं भी चलूंगा। मैंने राजा की तरफ देखे बगैर कहा। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, इसे यहीं छोड़ जाओ। वो सब जैनी को छोड़कर चले गए। राजा अपनी जगह वापस बैठ गया। उसने तन्हाई पाते ही कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। मैं उसके सामने एक पत्थर पर टिक गया था। जैनी भी बैठ गई थी। चल चलकर हमारा हशर हो गया था। उस बुलंदी पर जो किसी भी तरह 15,000 फुट से कम ना थी, बात करने से भी सांस फूलता था। जब ये जानते हैं तो वजह भी जानते होंगे। शहबाज प्लीज मुझे वजाहत का मौका दो। राजा ने जिंदगी में शायद पहली बार मुझसे इस तरह बात की थी। सच्ची बात है, जब मैंने उसका कमजोर चेहरा और उस पर बेबसी की कैफियत देखी तो उसके लिए मेरे अंदर मौजूद यख बर्फ पिघलने लगी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। वो कैंसर के जानलेवा मर्ज के साथ और शायद जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपने ख्वाब की तकमील के लिए यहाँ तक चला आया था। मैंने गहरी सांस ली, जो वैसे भी मुसलसल लेना पड़ रही थी। प्लीज राजा साहब, मुझसे यूं बात ना करें।
तब क्या करूं जबकि तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो? आप कहें, मैं सुन रहा हूं। मुझे मालूम है अब भी तुम दिल से नहीं सुन रहे हो, मगर मैं बात जरूर करूंगा। पहली बात यह बता दूं कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया है। उनका कहना है कैंसर मेरे अंदर नाकाबिले इलाज हद तक जड़ें फैला चुका है। अगरचे बेग से मैं ये बात सुन चुका था, मगर राजा के मुंह से सुनकर मुझे धचका लगा। अफसोस हो रहा राजा साहब, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। मैंने बहुत लंबी उम्र गुजारी है और इस वक्त भी बिस्तर पर नहीं हूं। ऊपर वाले से उम्मीद है कि वो जिंदगी की तरह मौत भी अच्छी देगा। तब तो आपको अपने घर वालों के साथ। अब वो मेरे घर वाले नहीं हैं, उनके बच्चों के भी घर हो चुके हैं। मैं एक आज़ाद फर्द हूं और अपनी मर्जी कर सकता हूं, इसलिए मैंने आखिरी वक्त के लिए इस जगह का इंतखाब किया है। एक दिन मैं खामोशी से महल से निकल आया और अब मेरे बच्चों को भी मालूम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। सिर्फ एक फर्द को मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। बेग? हाँ, उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर आया। यह फैसला उसने खुद किया और सारा इंतजाम भी खुद किया। दूसरे लफ्जों में वो डेविड शाह से मिल गया? नहीं, मगर उसने सामने आए बगैर ही डेविड शाह को इस्तेमाल किया। उसे मालूम था कि वो इन दिनों इंडिया में है और वादी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, डेविड भी जानता था कि आप यहाँ आ चुके हैं। अब समझ में आया उसका रवैया बाज औकात पुरस्कार और नाकाबिले फहम क्यों हो जाता था। राजा चौंका। वो जानता है? बिल्कुल, जैसे आप उसके बारे में जानते हैं। मैंने यकीन से कहा। जैसे बेग ने उस पर नजर रखी, इसी तरह उसने आप पर नजर रखी होगी। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि कुछ अर्सा पहले वो पाकिस्तान में था और उसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया था। तब उसने वादी की तरफ जाने की बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था उसने आपकी बीमारी का सुनकर उसे मुस्तकबिल पर छोड़ दिया है। फिर अचानक ही वो इंडिया पहुंचा और उसने मुझे भी बुलवाने का बंदोबस्त कर लिया। क्या इससे साबित नहीं होता कि उसे आपके सफर का इल्म हो गया था और वो भी फौरी आज़म में सफर हुआ था, क्योंकि उसका मुकाबला आपसे है? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर बेग का रवैया अब भी मेरी समझ से बालातर है। देखो, जब बेग के इल्म में डेविड वाली बात आई तो उसे मालूम था कि वो तुम्हें हासिल करने और अपने साथ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है कि डेविड मेरे सफर की खबर पाकर पीछे आया, तो उसके लिए ये अभी या कभी नहीं वाला मामला था। बेग समझ रहा था कि तुम ना सही, तुम्हारे साथी शदीद खतरे में घिर सकते थे। दूसरे ये कि मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत थी। तीसरे वो जानता था कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा नहीं है, और साथ ही वो इससे भी वाकिफ है कि कोई तुम्हें ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकेगा। इसलिए उसने कोशिश की कि तुम डेविड के तवस्सुत से इंडिया पहुंच जाओ। दूसरी सूरत में तुम्हारे लिए ये काम खुद इतना आसान नहीं होगा। आपने बेग की हिमायत में जो कहा है उसमें असल बात शायद शामिल नहीं है कि असल में बेग ने मुझे आपके लिए भेजा है। मुझे फौरी भेजने का सबसे आसान और शॉर्टकट रास्ता और तरीका यही था। उसे मालूम था कि जब मैं यहाँ पहुंचूंगा और आपकी मौजूदगी का इल्म होगा तो मैं लाजमन आपकी तरफ आऊंगा। उसने बहुत चालाकी से बंदूक डेविड शाह के शाने पर रखकर चलाई है। पहली बार राजा के होठों पर मुस्कुराहट आई। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या आप डेविड को बेवकूफ समझते हैं और आपके ख्याल में वो इतनी आसानी से मुझे हाथ से निकल जाने देगा? राजा चौंका। तुम ठीक कह रहे हो, वो यहाँ आ रहा होगा। इस सूरत में आपके साथी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो बेखबरी में मारे जाएंगे। राजा उमर दराज ने एक छोटा वॉकी टॉकी निकाला और किसी से कहा, होशियार हो जाओ, जल्द दुश्मन इस तरफ का रुख करेगा। हम होशियार है जनाब, सबको पहरे पर लगा दो। राजा ने हुक्म दिया। उसने वॉकी टॉकी रखा तो मैंने उससे उसके आदमी के बारे में पूछा। रौनी के कबीले से हटकर जो 2 अफराद हैं, क्या वो पाकिस्तानी हैं? नहीं, इंडियन है। राना व्यास ने साथ किए हैं। मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त निकला। मुझे रौनी और सोनी के खद्दोखाल में राना व्यास की झलकियां नजर आई थी। इस सफर का बंदोबस्त उसी ने किया है? बिल्कुल, क्योंकि उसका असर रसूख यहाँ मुसल्लिम है। तुमने कुछ खाया? डिनर किया था, मगर चल चल कर मैंने जुमला अधूरा छोड़कर पेट पर हाथ फेरा। राजा उमर दराज ने वहां एक छोटा सा बर्नर चलाया हुआ था। उसने उस पर केतली रख दी। एक तो वो बड़ा और फिर बीमार आदमी था। मैंने उससे चाय साजी का सामान ले लिया। उसने बिस्किट का एक पैकेट खोला। ये बहुत आला दर्जे के जायके और खुशबू के हामिल एनर्जी बिस्किट्स थे। मैंने चाय बनाई और मखसूस बंद मगों में निकाल ली, जिसमें चाय देर तक गर्म रहती है। जैनी को भी चाय और बिस्किट दिए। वो खामोशी से सुन रही थी और गालिबन उसके लिए भी ये बात हैरत अंगेज थी कि उसे और उसके बाप को इस्तेमाल किया गया है। चाय बिस्किट से फारिग होकर हम लेट गए। वहां बेहतरीन किस्म के गर्म स्लीपिंग बैग्स थे। राजा उमर दराज के आदमी पहरे पर थे, इसलिए वो भी सोने के लिए लेट गया। उसने जैनी से कुछ और नहीं कहा सिवाय एक वार्निंग के, लड़की कोई गलत हरकत मत करना। तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें सिर्फ एक सूरत में नुकसान होगा, जब तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगी। जैनी ने इस वार्निंग का जवाब नहीं दिया और स्लीपिंग बैग में घुस गई। यकीनन उसका थकन से बुरा हाल था। थकन तो मुझे भी थी, लेकिन वाकयात के इस रुख ने मुझे चौंका दिया था और मैं राजा से कुछ सवालात और करना चाहता था। इसलिए मैंने कुछ देर इंतजार किया और जब जैनी के स्लीपिंग बैग से निस्वानी खराटों की आवाजें आने लगी तो मैंने आहिस्ता से राजा को आवाज दी। आप जाग रहे हैं? हाँ, तुम भी जाग रहे हो? उसने जिप नीचे करके चेहरा बाहर किया। बहुत रातें हो गई, मुझे नींद नहीं आती। आप 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से यहाँ रुके हुए हैं, क्या नीचे उतरने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन रास्ता नहीं मिला। मैं इन चट्टानों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, जहां से रास्ता नीचे जाता है। मैं कुछ अर्सा पहले ही आया था, इसलिए भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर जहां रास्ता था वहां सिवाय सीढ़ी ढलान कर कुछ नहीं है।
मुमकिन है चट्टानें नीचे गिर गई हों। अगर कोई और जगह होती तो मैं सोचता, लेकिन इस जगह के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नीचे जाने का रास्ता उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक बर्फ वाला बूढ़ा नहीं चाहेगा, और जब तक मैं साथ नहीं होऊंगा वो नहीं चाहेगा। ठीक कहा तुमने। क्या उसे इल्म होगा कि कुछ लोग ऊपर आ गए हैं और उनमें मैं भी शामिल हूं? उसे इल्म होगा। राजा ने यकीन से कहा, यह रात खैरियत से गुजर जाए तो कल हम तुम्हारे साथ रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं सोचते सोचते सो गया कि उसे कैसे इल्म होगा। बेशक उसके बारे में जो सुना है उससे तो वो कोई रूहानी शख्सियत लगता है और पुरस्कार ताकतों का मालिक भी, लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं अल्लाह पर एतकाद रखता हूँ कि उसे हर जगह हर शय का इल्म है और वो सबका अहवाल जानता है। उसके सिवा सिर्फ वही गैब का इल्म जानता है जिसे अल्लाह इल्म दे। तो क्या उसे अल्लाह ने इल्म दिया है कि वो अपनी जगह बैठे बैठे आसपास की बातों से वाकिफ हो जाता है और दूर दराज मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात की क़ब्ल उस वक्त पेशनगोई कर देता है, जैसा कि उसने राना व्यास और राजा उमर दराज के मामले में पेशनगोई की थी और वो दुरुस्त भी निकली।